हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास से हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और इसके पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है साइंस की, और उसके शॉर्ट नोट्स भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिए, साथ ही PYQ भी आप लोगों ने लगा लिए होंगे। तो आज से हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या रीड करने हैं। हम देखेंगे कि पादपों में पोषण अध्याय 1, फिर प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्रों तक, फिर ऊष्मा, अम्ल क्षारक और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूल, पवन तूफान और चक्रवात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक क्या दिया गया है, पादपों में पोषण। बुक रीड करने की टेक्निक मैंने पहले बता दिया था ना वीडियो में कि कैसे एक एक चीज़ों को हमें समझते हुए चलना है। जैसे कि पहले अपना टॉपिक है पादपों में पोषण, फिर इसका सब टॉपिक हम देख लेंगे क्या क्या हमें रीड करने हैं। पहले हम देखेंगे कि पादपों में पोषण विधि, फिर प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, और इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक इसमें रहेगा पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, और फिर मृतजीवी क्या होते हैं इसको समझेंगे हम लोग। और इसके बाद मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, और इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे करके। जैसे हमने एनसीईआरटी 6 क्लास की कंप्लीट की है ना, वैसे हम 7th क्लास की भी कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे हम 10th तक की एनसीईआरटी को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर साइंस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सभी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो अपना चैप्टर है पादपों में पोषण, हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। इसे रीड करने से क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो खुद ही निकल आएंगी, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड रीडिंग में उसको रीड नहीं करेंगे, ठीक है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। वही जो चीज़ें हम क्लास 6 में पढ़े ना, उसे मतलब कि उससे रिलेटेड चीज़ें हम क्लास 7, 8 में पढ़ेंगे, लेकिन उससे थोड़ा बड़े लेवल का। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इन्हें क्या बोला जाता है, पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण विधि, अपना सब टॉपिक क्या है, पादपों पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, और पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या बोला जाता है, स्वपोषण। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विषमपोषी। और ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, विषमपोषी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मानव, जानवर, ये सब क्या है, विषमपोषी। फिर है टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या है। देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, और यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या बोला जाता है, रंध्र। तो रंध्र क्या हुआ, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पोषक क्या होते हैं, स्वपोषी क्या है, पोषण क्या है, और विषमपोषी क्या क्या है, विषमपोषी कौन होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण को देखा, अभी आगे देखेंगे भी, और फिर रंध्र को देखा। तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक
फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यह वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन, अच्छा ये अध्याय 11 में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। फिर क्या दिया गया कि क्लोरोफिल क्या होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऐसी स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। तो सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, और यहाँ समीकरण दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फिर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड मतलब स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अभी देखो पत्ती की संरचना बताई गई, द्वार कोशिका, रंध्र, ये रंध्र यहाँ पे दर्शाया जा रहा, फिर पत्ती की गांठ, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूप भी हो जाती हैं। इन पादपों के हरे तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, नागफनी फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए शैवाल क्या होते हैं। हमने अपने चारों तरफ ना गीली दीवारों, तालाब, ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, शैवाल। विभिन्न रंगों की पत्तियां। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं और किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते। देखिए, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे ये वृक्ष दिया गया है, वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप क्या बोला जाएगा, परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, जैसे कि पिचर पादप, घटपर्णी,
घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। दिया गया है मृत जीवी। अब ये मृत जीवी क्या होते हैं? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मशरूम हो गए, ये क्या है? मृत जीवी है। और अगर हम समझें कि मृत जीवी क्या है, इसको समझना चाहे तो जीव, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मशरूम, कवक, फंजाई। तो मृत जीवी क्या हुआ? जो जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं। और इसके बाद आगे दिया जा रहा है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि यह मशरूम सड़ी गली वस्तुओं पर उगता है। ये क्या है? फंजाई, कवक। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, आगे दिया जा रहा है कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु द्वारा वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। और कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। और लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में जो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। शैवाल जो होता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान मतलब आवास देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? देखिए, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर लेते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी अमरवेल हुआ और मृतजीवी मशरूम, कवक, फंजाई। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। प्रमुख शब्द कौन कौन से हमने देखे? स्वपोषी क्या है? क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पिचर प्लांट, और पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझा, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक। इन सभी चीज़ों को हमने समझा। और अब हम आगे देखते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, और सारांश के रूप में पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं।
और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। क्वेश्चन बनेगा कि क्या उत्पादित होता है, तो ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं और वे मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं तथा विषमपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार हमने लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी को कंप्लीट किया। अब हम फॉर्म में नहीं रहेंगे कि हमने एनसीईआरटी रीड नहीं की है, बस अब क्या करना, हमें PYQ लगाने हैं और अगर हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बना लीजिए, जैसे कि पोषक क्या है, जो शरीर के विकास में विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक है। फिर और हम देखते हैं कि स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है, मृतजीवी, परजीवी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आप समझा दीजिए, मतलब लिख लीजिए कि क्या उत्पादित हुआ। फिर इसके बाद रंध्र क्या है, राइजोबियम क्या है, ऐसे ऐसे जो मेन शब्द आए हमारे पास ना, उसको हमें नोट्स में लिख लेने, बस उसका बार बार रिवीजन करना है। और इसी के साथ हम लोग लाइन बाई लाइन रीड करके एनसीईआरटी को कंप्लीट किया, क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। कोशिकाएं, यहाँ इसको देख लेते हैं। ये देखिए, कोशिका का आरेख चित्र, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और ये कोशिका झिल्ली। इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है और कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है।